सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तो चलिए पढ़ते हैं हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हीट क्या होती है। तो आपको पता होगा कि जब कभी भी दो बॉडीज़ को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है तो हीट फ्लो होती है। हीट जो है ये एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है। जब कभी भी दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तब हीट फ्लो होगी। तो हीट क्या होगी? हीट को हम कह सकते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट, मींस द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज इज नोन एज हीट। हीट ट्रांसफर होना। हीट आपको, आप एक बात हमेशा याद रखें, जो आपकी हीट होगी वो हमेशा आपको ट्रांसफर की शक्ल में, मतलब फ्लो करती दिखाई देगी। कभी भी आप रुकी हुई चीज़ को, कभी भी हीट को रुका हुआ नहीं देख सकते। जब कभी भी हीट फ्लो करेगी तब ही आप हीट को देख सकते हैं, ऐसे आप हीट को कभी नहीं देख सकेंगे। तो चलो, टेम्परेचर क्या होता है आपको पता है बेटा। टेम्परेचर इज द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। बॉडी कितनी हॉट है, कितनी कोल्ड है, उसको देख के, उसको मेजर करके आप ये बता सकते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकंड पॉइंट है इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन थर्मल कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बॉडी ठंडी है और एक बॉडी गर्म है तो आपको पता है कि जो हीट है वो हमेशा ट्रांसफर करती है फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मीन्स फ्रॉम अ body has higher temperature, the heat flows from higher temperature to lower temperature. This is the second point, means the direction of flow of heat is from higher body to higher temperature to lower temperature, and then so the heat is directional in nature, means आप कह सकते हो कि जो आपकी हीट होगी ये पाथ डिपेंडेंट होगी एंड हीट इज डायरेक्शनल। हीट फ्लोज इन अ डायरेक्शन फ्रॉम अ body from higher temperature to lower temperature, and then third point is heat flows from a body at higher temperature to a lower temperature. तो जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक चाय का कप है, चाय के कप का जो टेम्परेचर होगा मान लेते हैं वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो कितना 50 डिग्री है, और जो आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा वो मान लेते हैं 30 डिग्री है। तो जो आपका चाय का कप होगा ये इस टेम्परेचर डिफरेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के पास आने की कोशिश करेगा, ताकि दोनों का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो सके। और इनमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा 20 का, और ये कहाँ आने की 30 में आने की कोशिश करेगा। तो ये जो पाथ होगा, आप देख रहे हो जो हीट है ये क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉटनेस टू कोल्डनेस। ओके बेटा। नो नेक्स्ट, आप में से कोई पूछ सकता है कि सर एक बात बताइए कि जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 30 डिग्री है मान लेते हैं, क्या उसके बाद जो चाय होगी, क्या उसके पास एनर्जी, उसके पास हीट खत्म हो जाएगी? तो ऐसा नहीं होगा। मान लेता हूँ मैं एसी ऑन कर देता हूँ, एसी का टेम्परेचर जो होगा वो 20 डिग्री अगर है, तो जो चाय का कप होगा उसका टेम्परेचर ऑलरेडी कितना है 30 डिग्री। तो ये जो चाय का कप होगा ये 20 डिग्री पे आने की कोशिश करेगा। सो आप देख रहे हो कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र कर रही है और बैलेंस्ड होने की कोशिश कर रही है। सो हीट इज डायरेक्शनल एंड हीट फ्लोज फ्रॉम हायर बॉडीज टू लोअर बॉडी। नाउ हीट की डेफिनेशन देखते हैं। तो हीट क्या है हमारे पास? हीट है क्या? हीट एक एनर्जी है, एक फॉर्म है एनर्जी की। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हीट क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है हीट? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और बेटा स्केलर क्वांटिटी का यूनिट होगा, हीट का यूनिट होगा, तो हीट का यूनिट क्या होगा? वही जो एनर्जी का होगा। अगर हीट फॉर्म है एनर्जी की तो एनर्जी का जो यूनिट होगा वही हीट का होगा। तो हीट का यूनिट क्या होगा? वो होगा जूल, JOULE, जूल। ओके बेटा। नाउ इसके डायमेंशन देखें। अगर हम हीट के डायमेंशन देखें तो आपको पता है जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है न्यूटन मीटर के। तो आपका जो न्यूटन होता है वो बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो जो आपका मास होगा, एक्सेलरेशन है, वो किसके बराबर होता है?
मीटर पर सेकंड, मास को कैपिटल एम से अगर डिनोट करें मीटर पर सेकंड। नाउ मास एक यहाँ पे m1, लेंथ मीटर यहाँ पे भी 1 मीटर ये था L2, एंड पर सेकंड स्क्वायर मीन्स t की पावर -2। तो आपके डायमेंशन क्या रहे, m1 L2 एंड t रेज टू पावर -2। ओके बेटा, तो ये सब था आपकी हीट के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वर्क। वर्क क्या होता है बेटा, आपको ऐसा लगेगा, बहुत से बच्चों को लगता है कि जो आपकी वर्क है, आपकी इंटरनल एनर्जी है और आपकी जो हीट है वो सारी सेम है, एक ही चीज़ है। ऐसा नहीं, काफ़ी क्लोज है ये तीनों, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ये तीनों चीज़ें अलग होती हैं। अब वर्क देखें, वर्क क्या होता है, तो वर्क में भी आगे दो चीज़ें होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक वर्क डन बाय गैस, चलो ये वर्क डन कट बाय गैस एंड ऑन गैस समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, पिस्टन टाइप अरेंजमेंट, पिस्टन टाइप अरेंजमेंट सिलेंडर। ओके बेटा, इसके अंदर गैस भर देता हूं मैं, गैस भर देता हूं, और अब इस पिस्टन से मैं इस गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करता हूं, नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करता हूं। तो आपके ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे ये काफ़ी हाई प्रेशर पे नीचे बॉटम पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या हुआ, गैस के ऊपर काम हुआ। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो हमारा वर्क डन था वो क्या हुआ, वर्क डन ऑन गैस। तो हमेशा याद रखिए जो वर्क डन ऑन गैस होगा वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। वर्क डन ऑन गैस इज टू बी टेकन एज नेगेटिव। ये आपका रहा वर्क डन ऑन गैस। ओके बेटा, नाउ अब मान लेते हैं जो आपकी ये जो हाई प्रेशर गैस थी, ये आपका एक पिस्टन टाइप अरेंजमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमारी जो गैस थी यहाँ पे बॉटम पे आके जो हमने कंप्रेस कर दी थी, अब हम इस गैस को अगर हीट सप्लाई करें, मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी आने से तो गैस के जो इंटरनल एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज होगी। वो इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो मोशन आएगा, जो पार्टिकल्स में मोशन आएगा, गैस मॉलिक्यूल्स में मोशन होगा, वो जो पार्टिकल होंगे वो इस पिस्टन के सरफेस पे जाके टकराएंगे और इस पिस्टन को बाहर धकेलने की कोशिश करेंगे। ये जो धकेलना होगा, ये जो गैस का पिस्टन को बाहर की तरफ धकेलना होगा, मींस वर्क डन बाय गैस। तो जो वर्क डन बाय गैस होगा इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ओके बेटा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस। बेटा मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि इस पिस्टन को गैस ने इस पिस्टन को मान लेता हूं मैं यहां तक धकेल दिया। ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई, वर्क जो हुआ उसको मैं dw से डिनोट करता हूं और जो डिस्प्लेसमेंट हुई उसको dx से। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, मैं लिखता हूं जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इज इक्वल्स टू f इंटू dx इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सी होगी, ये जो पार्टिकल्स इस पिस्टन पे लगा रहे होंगे, इसको बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे होंगे, जो फोर्स लग रही होगी, वो जो फोर्स, वो जो वर्क होगा वो किसके बराबर आएगा, आपका फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, हम एक बात जानते हैं, जो आपका प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड फोर्स किसके बराबर आ जाएगी आपकी, प्रेशर इंटू एरिया। नाउ पुट दिस force equal to pressure into area in this equation, dw is equals to pa into dx। तो आप लोग जानते हैं एरिया इंटू dx जो होता है ये स्मॉल वॉल्यूम होता है, दिस इज योर स्मॉल वॉल्यूम। नाउ दिस स्मॉल वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय dv, दिस इज इक्वल टू dw इज इक्वल्स टू pdv। नाउ अगर मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरी गैस ने इस पिस्टन पे कितना काम किया, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा
W इज इक्वल्स टू P इंटू, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरा वर्क डन आ जाएगा। साथ में अगर मैं एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं मान लेता हूं अंदर क्या है प्रेशर, प्रेशर क्या है कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या हो गया कांस्टेंट। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल्स टू W, प्रेशर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अगर मैं मान लेता हूं जो वॉल्यूम है वो कहां से कहां बदल रहा है V1 टू V2, देन दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू P इंटू V2 माइनस V1। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। तो आपका वर्क किसके बराबर आ गया, आपका वर्क बराबर आ गया प्रेशर इंटू वॉल्यूम V2 माइनस वॉल्यूम V1। तो ये था आपका वर्क के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटरनल एनर्जी। आपकी जो इंटरनल एनर्जी रहेगी इसमें और हीट में इतना ज़्यादा फर्क तो है नहीं, लेकिन चलो जानते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी बेटा एक ऐसी चीज होती है, ऐसी एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से और मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। मतलब मींस मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन प्लस मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन प्लस मॉलिक्यूलर मोशन। आइए इसको समझते हैं होता क्या है मॉलिक्यूलर मोशन और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। क्या हुआ, मान लेता हूं मैं एक कंटेनर है मेरे पास, उसके अंदर गैस भर रखी है। अगर मैं इस कंटेनर को कुछ हीट देता हूं, अगर मैं इसको Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करता हूं, तो क्या होगा, हीट सप्लाई करने से जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। उस काइनेटिक एनर्जी के आने से जो इंटरनल एनर्जी होगी गैस मॉलिक्यूल्स की वो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये क्या होगा, इसमें क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मोशन आने की वजह से क्या आएगा उसमें, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा, आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि ये पार्टिकल्स जो थे पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये रेस्ट में थे, मोशन में थे, क्या थे, तो इन दोनों का सम मीन्स योर इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू UK प्लस UP, मीन्स योर काइनेटिक एनर्जी योर UKE प्लस योर पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर होगी। आपके इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, योर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। ओके बेटा, तो ये सब था आपका आज का टॉपिक, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, बोथ आर इंटर रिलेटेड। सो ये सारे सेम तो नहीं है, बट आपने देखा अलग भी कैसे हैं। ओके बेटा, थैंक यू।